नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अगर आपने कल का इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ा तो प्लीज मेरे कहने से मंगवा लीजिए, पढ़ लीजिए। इंटरनेट पर उपलब्ध होगा, उसको मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए। थोड़ा सा भी भक्ति भाव है आपका भक्त पार्टी के लिए तो सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से छापा है कि 2014 के बाद, यानी हमारे विश्व गुरु आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शपथ लेने के बाद, किस तरह भ्रष्टाचारी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। उनके ऊपर जो ईडी के केस थे, जो इनकम टैक्स के केस थे, जो सीबीआई के केस थे, या तो उनको शिथिल किया गया या उनको खत्म कर दिया गया। अमित शाह जी ने कहा कि हमने कोई केस खत्म नहीं किया है, यह भी लिखा है उन केसों को शिथिल कर दिया गया। सबसे बड़ी बानगी ऐसी है कि केजरीवाल की जो शराब नीति है, तो मुख्य आरोपी था, उसको पकड़ा गया, वो जेल में गया। कुछ दिन बाद उसने कहा कि पीठ में दर्द है, मुझे जमानत दे दी जाए। उसको जमानत दे दी गई, बाहर आया। करोड़ों रुपया उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को दान में दिया, सरकारी गवाह बन गया। साहब ने कहलवाया कि कह दो केजरीवाल को पैसा दिया, उसने कह दिया केजरीवाल को पैसा दिया। साहब के बड़े प्रिय हैं अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा संभालते हैं वो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सब मिलके वो 100 करोड़ रुपए कहाँ चला गया, जमीन खा गई या आसमान निकल गए, पता नहीं चल पाए। लेकिन केजरीवाल, संजय सिंह, मनोज सिसोदिया लाइन लगा के सब लोग जेल चले गए। लेकिन साहब ने सोचा नहीं था कि जेल जाने का जो कदम है वो आत्मघाती कदम होगा। गोदी मीडिया जो कभी केजरीवाल को चलाना नहीं चाहती थी, मजबूरी में उसको दिन दिन भर केजरीवाल चलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि देश का जनमानस केजरीवाल के संग सहानुभूति रख रहा है और कह रहा है कि तो इंतहा हो गई, ये तो लिमिट हो गई। दुनिया भर में भारत की डेमोक्रेसी के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए चिंता जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये एक चेतावनी है, ये देश की साख पर सवाल खड़ा करती है। तो क्या वाकई में इस समय कुछ दिन ऐसे चल रहे हैं जो साहब के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं? बेरोजगार, जिनके लिए कहा गया था कि पकौड़े तलना भी रोजगार होता है, वो अग्निवीर योजना की जैसी योजनाओं से भड़के हुए हैं और बहुत बड़ा वोट बैंक है उनका। अगर वो पलटे तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात कि मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर टूट गई है, उनका क्या होगा? ये बात की हमने देश के जाने माने पत्रकार अभय दुबे जी के साथ। आप सब उनको टीवी चैनलों पर देखते रहते हैं, बहुत शानदार पत्रकार हैं, तमाम किताबें लिखी हैं उन्होंने, बहुत सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं। ये सारी बातें हमने उनसे की है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास, देखिएगा, समझिएगा, चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। और आपने भी वो इंडियन एक्सप्रेस की आज रिपोर्ट पढ़ी होगी। पूरा देश हैरान है। आज खुलासा हो गया कि किस तरह दर्जनों नेता ऐसे थे जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे दर्ज थे या जिनकी गंभीर जांचें चल रही थी, ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में गए और धुल के साफ होके निकल आए। आज नाम सहित, डिटेल सहित ये रिपोर्ट छपी है। क्या ये रिपोर्ट अब देश के बाकी गोदी मीडिया के चैनलों पर नहीं दिखाई जानी चाहिए? क्या देश में एक विमर्श नहीं खड़ा होना चाहिए? अगर सत्ताधारी पार्टी में तो सीधा सीधा लूट कहूंगा, धमकी कहूंगा, डराना कहूंगा। आपको ईडी का नोटिस, इनकम टैक्स, और उसके बाद में वो नेता बीजेपी में शामिल हो जा रहा है। ये तो लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत में लोकतंत्र है या नहीं है, किस और है तो किस क्वालिटी का लोकतंत्र है, ये सारी की सारी चीजें बहस के दायरे में है। इनमें से किसी भी चीज के बारे में हम लोग बहुत ही सुनिश्चित तरीके से नहीं कह सकते। भारत में लोकतंत्र इस वक्त बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण ये खबर है, सबसे बड़ा प्रमाण ये खबर है। इंडियन एक्सप्रेस छापता है, मैं एक इतनी अच्छी खबर है, मेरे ख्याल से उसको सब जगह कहा जाना चाहिए, उसकी हेडिंग को बताया जाना चाहिए ताकि लोग उसे नेट पर पढ़ सकें या एक्सप्रेस खरीद कर पढ़ सकें। देखिए, उस खबर है, एन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन सिंस 2014 25 अपोजिशन लीडर्स फेसिंग करप्शन क्रॉस्ड ओवर टू बीजेपी। 2014 के बाद से 25 विपक्षी नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो बीजेपी में दल बदल करके शामिल हो गए हैं। उनमें से 23 को बीजेपी ने उनके मामलों को वो या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया है या उनकी क्लोजर रिपोर्ट्स लग गई हैं। 3 cases closed, 20 stalled,
ऑफिशियल से प्रॉब इज ओपन, विल एक्ट इफ रिक्वायर्ड। अब आप देखिए अमित शाह क्या कहते हैं, गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि उनके खिलाफ केस बंद नहीं हुए हैं। अच्छा, ये भी एक तरह का दांव है, आप उनके खिलाफ उन केसों को ना तो बंद कर रहे हैं और ना ही उनको उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, और एक तरह से उन्होंने ये गारंटी कर रखी है उन केसों के जरिए कि ये लोग बीजेपी छोड़ कर न जाएं, बीजेपी में बने रहें और बीजेपी की शर्तों के ऊपर काम करें। तो ये एक प्रकार का 2-3 तरह के एक्सटॉर्शंस हैं, यानी 2-3 तरह की जबरिया वसूलियाबियां हैं। ये राजनीतिक जबरिया वसूलियाबी है और इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे की जबरिया वसूलियाबी की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से लगातार इस काम में लगी हुई है, और पीएमएलए कानून के जरिए ये हो रहा है, इनकम टैक्स के जरिए हो रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए हो रहा है, सीबीआई के जरिए हो रहा है, और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपना खजाना भरा जा रहा है। सारे देश में भव्य चमचमाते हुए 5 स्टार किस्म के दफ्तर बनवाए जा रहे हैं, एसेट्स बनवाई जा रही है। जैसे कि अभी कपिल सिब्बल ने एक जगह कहा भी है, अपना ही उनका एक कार्यक्रम आता है उनका, कपिल सिब्बल दिल से करके कार्यक्रम अंग्रेजी में करते हैं, तो उसके उतने दर्शक नहीं होते, उतने श्रोता नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कार्यक्रम काफी गहरा होता है उनका। तो उस पूरे कार्यक्रम में जस्टिस मदन लोकुर थे, प्रोफेसर अरुण कुमार थे, और सीताराम येचुरी थे, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी। उनको इसलिए भी शामिल किया गया था कि वो अकेले सीताराम येचुरी की पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लेने से इनकार कर दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई पैसा नहीं लिया इलेक्टोरल बॉन्ड का, उन्होंने कह दिया हमें इलेक्टोरल बॉन्ड देने की जरूरत ही नहीं, हम इसको गलत मानते हैं, हम ये पैसा लेंगे ही नहीं। बाकी सब पार्टियों ने लिया। तो उसमें साफ तौर पर बात निकल के आई कि सारे देश में इस धन से, जो कि एक गैर संवैधानिक स्कीम के जरिए काले धन को कानून का जामा पहनाकर लिया गया, सारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी संपत्तियां खड़ी की हैं, बड़ी बड़ी एसेट्स खड़ी की हैं। अब इन एसेट्स की जब्ती होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर ये धन अवैध था, अगर ये धन गैर संवैधानिक था, तो इसके आधार पर जो संपत्तियां खड़ी की गई हैं, अर्जित की गई हैं संपत्तियां, वो संपत्तियां भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे रह सकती हैं? इन तमाम संपत्तियों की जब्ती होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से ये तमाम दफ्तरों को छीना जाना चाहिए। आप देखिए चुनाव बिल्कुल सिर पे खड़ा हुआ है, चुनाव के बाद कभी ना कभी ये मामला बहुत जल्दी ही अदालत में जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शक्ल में। फिर इस मामले पे फिर से अंदर से बाहर तक जबरदस्त सुनवाई होगी, और भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत बड़ी सांसद में फंसने वाली है, बहुत बड़ी सांसद में फंसने वाली है। आपका म्यूट है। लेकिन लगता है कि कुछ शर्म, कुछ नैतिकता, कुछ चेहरे को ढकने की कोशिश। प्रधानमंत्री अभी भी कह रहे हैं मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मैं भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा है, और दूसरी तरफ ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है कि सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का रवैया कुछ अलग तरह का है। आपको कर्नाटक का चुनाव याद होगा, कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की एसआर बोमई की सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि ये 40% कमीशन की सरकार है, 40% सरकार का एक नारा लगाया, और वो नारा चिपका भी, जनता उसमें बिलीव भी करने लगी। प्रधानमंत्री वहां गए, उन्होंने मन से कहा कि ये लोग 80% कमीशन के लोग हैं, विपक्ष के ऊपर लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे, जनता मानती रही कि ये 40% कमीशन की सरकार है, जनता उसके खिलाफ वोट डालने का संकल्प करती रही। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे कि विपक्ष 80% कमीशन खाने वाला है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। वो पहला ऐसा चुनाव था जो भ्रष्टाचार के इल्जाम में एक भाजपा की सरकार हारी। प्रधानमंत्री ने जय बजरंग बली के नारे भी मन से लगाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और भाजपा हार गई। ये चीज प्रधानमंत्री के दिमाग में कहीं ना कहीं दर्ज हो गई, और वो हटी और उस तरह के व्यक्ति भी हैं। अब तो सोच रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उनकी निजी साख जो है, उनकी जो लोकप्रियता है, और खुद उनके ऊपर निजी तौर पे कोई आरोप नहीं है, वो उसका इस्तेमाल करके वो देश की जनता के सामने एक चुनौती फेंक रहे हैं कि आप मेरी बात पे यकीन कीजिए या विपक्ष की बात पे यकीन कीजिए। देखिए इस वक्त जो घटित हो रहा है दिल्ली में, जो वोटर जो है वो इसको समझने और डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को ही चुनाव का केंद्रीय मुद्दा अपनी तरफ से बना दिया है, विपक्ष ने उसको चुनौती दी है। जो रामलीला मैदान में हुआ वो क्या हुआ?
देखिए, रामलीला मैदान की मीटिंग बहुत प्रभावी साबित हुई है। उसके 2-3 असर हुए हैं रामलीला मैदान की मीटिंग। एक तो रामलीला मैदान में जैसे ही चुनाव आयोग से कहा गया कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो चुनाव आयोग ने मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया। एक्सप्रेस में इसकी भी खबर आई थी। चुनाव आयोग ने लगातार इस बात के ऊपर सोचा कि हमारी साख दांव पे लगेगी। तब फिर चुनाव आयोग की अंदर खाना इन लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी बात की। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को आश्वासन दिया कि हम जून तक यानी चुनाव तक जो है आपके खिलाफ कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको जो नोटिस दिया गया है। ये इसका दूसरा असर था। और उसका तीसरा असर संजय सिंह को मिलने वाली जमानत है। देखिए, 3 घटनाएं एक साथ हुई हैं और ये तुरंत उस रैली के बाद हुई हैं। एकता में बहुत शक्ति होती है। विपक्ष एक साथ मंच पे गया, उद्धव ठाकरे ने रैली की थी तब विपक्ष मंच पे था, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रैली की तब विपक्ष के मंच पे था, और विपक्ष ने उसमें 5 मांगे रखी। 5 मांगे ऐसी हैं जिनको कोई भी कहेगा कि मांगे ठीक है, इनमें गलत क्या है। इन मांगों का समर्थन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा भाजपा विरोधी होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, और मुझे लगता है कि शायद प्रेशर में भी आया उसके बाद इस वक्त विपक्ष ने जो एजेंडा सेट किया है, प्रधानमंत्री को उसके ऊपर प्रतिक्रिया करनी पड़ रही है। मामला उलट गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा पिछले 6-7 महीनों से ऐसा हो रहा है कि बीजेपी विपक्ष की पिच पे आके खेलने को बेबस हो रही है? पहले बीजेपी अपने पिच पे खिलाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जो केजरीवाल के मुद्दे पे, खास तौर से केजरीवाल जो चाह रहे हैं बीजेपी वही करती चली जा रही है। इतना ज्यादा फायदा हो गया केजरीवाल को पिछले 1 महीने में जेल में जाने के बाद से। सोचा नहीं था कि मैंने कि आम आदमी पार्टी को सिंपैथी पूरे देश में इतनी मिल जाएगी। तो विपक्ष की ये अब हम लोगों को इसका नाम केजरीवाल इफेक्ट रख देना चाहिए। हाँ, हाँ। हम लोगों को इसका नाम केजरीवाल इफेक्ट रख देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जो चुनावी खेल के नियम हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो पूरा गेम, वो टर्निंग पॉइंट जो है ना, गेम चेंजर साबित हो रहा है। केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी से, सॉरी, पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में जा चुके हैं, और अब हाई कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी के ऊपर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वो हाई कोर्ट कभी भी उस फैसले को देगा। खैर, वो तो जो भी होगा, यहाँ तक जो पीएमएलए कोर्ट है राउज एवेन्यू पे, उस कोर्ट में भी एक मामले में केजरीवाल जमानत पे हैं, वो मामला भी, उस मामले पे भी फैसला आना बाकी है। और हाई कोर्ट ने जो एक हाई कोर्ट में शुरू में जो गए थे, हाई कोर्ट ने फाइल मांगी थी, उस पर भी। अब बताइए, संजय सिंह पे जब सुप्रीम कोर्ट में जगह हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई केस की मेरिट्स क्या है, इस पर चर्चा कर लीजिए। तो जैसे ही ये कहा केस की मेरिट्स क्या हैं, चर्चा कर लीजिए, जो वकील थे, सरकारी वकील थे, उनका माथा ठनका। अब अगर केस की मेरिट्स पर भी चर्चा होने लगी तो हम तो सारे हमारे केस कमजोर हो जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत कहा हम केस की मेरिट्स पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, हम इस जमानत का विरोध नहीं करते। हाँ, पासा पलट गया था, पूरा तुरंत पासा पलट गया। तो इस वक्त परिस्थिति इस प्रकार की है, और सब लोगों के सामने विपक्ष की ये बात जा रही है कि भाई हमारे ऊपर, देखिए, आमतौर पर नेता की इमेज इस देश में ऐसी है, इसमें आम पब्लिक से पूछो भाई नेता कैसे होते हैं, लोग कहते हैं भ्रष्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी को मानते हैं कि इस पार्टी में भ्रष्ट नहीं है, वो फलानी पार्टी में भ्रष्ट है, ऐसी बात नहीं। परिस्थिति इस तरह की है कि भ्रष्टाचार सब जगह है, सब जगह भरा हुआ है। लेकिन जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को पाक साफ बता रहे हैं, उसमें जो भ्रष्ट भी आता है वो भी पाक साफ हो जाता है। तो मोदी वॉशिंग पाउडर की बात कही जा रही है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को मुझे नहीं लगता कि बड़ी आसानी के साथ वोटर हजम कर लेंगे। कुछ ना कुछ वोटरों का एक बड़ा हिस्सा, वोटरों को इतना मूर्ख भी नहीं मानना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री जो कहेंगे उनकी बात को वैसी तरीके से मान लेगा। देखिए, मनमोहन सिंह भी बिल्कुल एकदम निष्कलंक प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के ऊपर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी सरकार जो है वो भ्रष्ट सरकार मानी गई और वो कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार गई। भारतीय नरेंद्र मोदी के ऊपर भी भ्रष्टाचार का निजी तौर पर पैसा लेने का कोई मामला नहीं, लेकिन वो एक ऐसी पार्टी और एक ऐसी सरकार की अध्यक्षता कर रहे हैं, चला रहे हैं, जो बहुत अजीब किस्म के काम कर रही है, जो कम से कम लोकतांत्रिक नैतिकताओं और मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ जाता है। और ये बहुत दिनों तक ये नहीं चल सकता है। देखिए, जब आप एक हद पार कर देते हैं, अति हो जाती है, तो लोगों पे उसकी जरूर प्रतिक्रिया होती है। भारतीय लोग इस तरह के नहीं है कि सरकार को जो मन में आए करने दें।
तो आपको क्या लग रहा है वो प्रक्रिया वाली स्टेज में, यही आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे इंडियन एक्सप्रेस की खबर छपी है और अब तो बिल्कुल जी साफ है कि सारे भ्रष्टाचारियों को डरा धमका के बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया। तो आप हम्म, कहते हैं 15% वोट ऐसा होता है जो न्यूट्रल होता है, जो स्थिर होता है, जो जिसकी अपनी कोई लाइन नहीं होती है, वो सोचता है वो कहीं जा सकता है। तो उन 15% पर जी इस तरह की जानकारी का, इस तरह की खबर का क्या असर पड़ता है? वो ये देखते हैं कि एक सरकार ऐसी है जो सारे भ्रष्टाचारियों को ले रही है, डरा के ले रही है, उन पे क्या असर पड़ता है? मेरा भरोसा तो उसी 15% वोटरों पर है जिनका आपने जिक्र किया है। ये 15% वोटर ही इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। ये अगर ऐन मौके पे इन्होंने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, इनके आधे लोगों ने भी तय कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के जो 37.8% वोट हैं वो घट के 30% या उससे नीचे आ जाएंगे, केवल इनके आधे वोटरों की दम पे। और ये ऐसा वोटर है जो घर पर निष्क्रिय नहीं बैठा रहता है, ये निर्णय लेके वोट डालने जाता है। ये बाकायदा वोटर है जो अदबदा के वोट देता है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है। इनमें से कुछ अबे बहुत जी जो निराश होते हैं वो नोटा वगैरह कर देते हैं, लेकिन बाकी सब वोट डालते हैं। अबे जी एक बड़ा वोटर और है, वो है यूथ, युवा जी वोटर, जी जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, जिससे कह दिया गया है कि तुम पकौड़े तलना रोजगार होता है, ठेला लगाओ, पकौड़े तलो, जिससे के लिए अग्निवीर ले आए हैं, जिसके लिए कहा गया था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, जो 1 लाख भी नहीं मिल पाते, 2 लाख भी नहीं मिल पाते। नौकरियां निकलती हैं 10,000 की, फॉर्म भरे जाते हैं 80 लाख, उसमें भी पेपर लीक हो जाते हैं, एक के बाद एक पेपर लीक हो जाते हैं। जबकि जी नौजवान बात करते हैं, उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो ये जी जो बड़ा वोटर है, ये जो यूथ है, नौजवान है, जी इस पे क्या दांव काम करेगा? प्रधानमंत्री के लच्छेदार भाषण, राम मंदिर, या अपने ऊपर पड़ने वाली लाठियां और बेरोजगारी की मार, ज्यादा असर क्या करेगा? भाई, मेरा तो विचार ये है कि अगर विपक्ष द्वारा कम से कम 2 साल पहले इस देश में बेरोजगारों को संगठित करके एक बेरोजगारी और बेरोजगारों का आंदोलन खड़ा किया जाता, तो आज बिल्कुल तय था कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल लोकसभा चुनाव में सफाया हो जाता। इनकी 50-60 सीटें रह जाती पूरे देश में। बेरोजगारी का मसला इतना बड़ा मसला है। सारे नौजवान जो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वोटर्स हैं, मतलब जो है, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जम के वोट करते। जो उम्मीदवार उसको हराने वाला होता उस उम्मीदवार को वोट देते, कोई कितने भी उम्मीदवार खड़े होते। भाजपा के वोटों में बहुत बड़े पैमाने पर इसमें गिरावट आती। ये विपक्ष ने किया नहीं। मुझे याद है कि 2014 के बाद की बात है, ये करीब 2016 या 17 की बात होगी। मेरे पास कुछ नौजवान लोग आए थे, उनमें उनमें एक दो लोगों को आप भी जानते हैं, उसमें लक्ष्मण यादव भी शामिल थे। वो, हाँ, तो वो मेरे पास आए थे। वो लोग बेरोजगारों का एक आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। काफी देर उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कोशिशें भी बहुत की। मैं उनकी तारीफ करूंगा उनकी। वो काफी दौड़ धूप की, लोगों से मिले मिलाए, लेकिन दरअसल पार्टियों ने उस तरह से मदद नहीं की उनकी। देखिए, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विवेकानंद फाउंडेशन, इन सब की मदद थी उसके पीछे। ये सब लोग उसकी किसी ना किसी तरह से उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की मदद कर रहे थे। ये चाहते थे कि सरकार के खिलाफ एक सनसनीखेज किस्म का ऐसा आंदोलन हो जिसमें शहरी मध्य वर्ग और अर्ध शहरों का जो कस्बाई शहर है, उनके वो मध्य वर्ग इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। और वो अपने इस मकसद में कामयाब रहे। ये काम उन्होंने 1.5-2 साल किया। पूरा पूरा 2011, 12, 13 में ये लोग सक्रिय रहे। इस आंदोलन को लगातार पीछे से जो है वो पुश करते रहे। ये इसी इसको सीख के जो गैर भाजपा विपक्ष है, उसको करना चाहिए था। ये उन लोगों ने नहीं किया। ये लोग हाथ में हाथ रख के बैठे रहे। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। आज भाजपा वाले सड़कों पे इधर उधर भाग रहे होते, तलाश कर रहे होते कि कौन हमें वोट देगा। इतना बुरा, इतना माहौल उनके खिलाफ बन जाता। लेकिन चलिए अभय जी, वो नहीं कर पाए, ये एक अलग विषय हो गया, करना चाहिए था। लेकिन अगर इन परिस्थितियों में भी जब चुनाव होगा, तो आपको क्या लगता है ये बड़ा मतदान, नौजवान है, बेरोजगार हैं, इनका जब मतदान होगा तो वो किसकी तरफ होगा? वो मंदिर की तरफ होगा, देखिए, वो धर्म? इनमें से बहुत से लोग भाजपा के खिलाफ वोट देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो हमारा समाज है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जो लोगों को वोट डालने का निर्णय लेने में मदद करते हैं। उनमें एक कारक ये भी है कि आप किस जाति समूह के सदस्य हैं, आपकी सामुदायिक स्थिति क्या है, आपके परिवार का राजनीतिक रुझान क्या है, आपके पिता का राजनीतिक रुझान क्या है। तो मतलब ये बहुत सारे पहलू होते हैं। उन पहलुओं के हिसाब से
वोट पड़ता है, पूरे पूरे समुदाय एक पार्टी को इधर उधर वोट देते हैं। अब जो बेरोजगार है वो हो सकता है कि वो रोजगारशुदा लोगों के परिवार में 2 लोग बेरोजगार हों। अब प्रश्न ये है कि उनकी जो बेरोजगार वाली स्थिति जो है, जिस तरीके से उनके पेपर लीक हुए हैं और उनके 2-3 साल की मेहनत बर्बाद हुई है, रुपया बर्बाद हुआ है, अब वो चीज किस तरीके से उनके मानस को परिवर्तित करेगी, आंदोलित करेगी, उनकी जो मतदान प्राथमिकताएं हैं उन मतदान प्राथमिकताओं को कितना झकझोरेगी, कितना वो मुड़ेंगे, इसमें एक सवालिया निशान है। बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा छिप जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का मुद्दा ला रहे हैं सामने। भ्रष्टाचार का मुद्दा इसीलिए तो ला रहे हैं कि वो मुद्दा छिप जाए और विपक्ष को बदनाम किया जा सके। देखिए, क्या इसकी कामयाबी की जरा सी भी उम्मीद है? प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कई लोगों के जहन में बच पाती है क्या? देखिए, ये इतना दुधारी तलवार है, ये दुधारी तलवार है। भारतीय जनता पार्टी इस तलवार से विपक्ष का वध भी कर सकती है और इस तलवार पे गिर के अपने आप को घायल भी कर सकती ज्यादा संभावना है। क्या है? अब धीरे धीरे करके परिस्थिति पक रही है। हालात जो है ना, जमीन पक, इसको कहते नहीं कविता की भाषा में कि जमीन पक रही है, और इस पकती हुई जमीन को वोटर देख रहा है। वो 15% वोटर देख रहा है, बेरोजगार वोटर भी देख रहा है, महंगाई से परेशान जनता भी देख रही है, वो सब देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो लाभार्थियों की जाति बनाई है, इसको हमेशा कहते हैं कि लाभार्थियों की हमने जाति बनाई है, वो लाभार्थियों की जाति भी इसको देख रही है। बीच बीच में वो उनके उनके जो फोन में चमक आती है और उसमें 2,000 रुपए जो आ जाते हैं या 3,000 रुपए जो आ जाते हैं फोन पे, वो उनको सोचने से रोकती है सरकार के खिलाफ। लेकिन हालात बहुत संगीन है। ये बात ठीक है। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि ये जो विपक्ष की बात है सामने, आम आदमी पार्टी की बात है सामने, तो गोदी मीडिया को क्या हो गया, या इतना बड़ा उफान है कि मैं देख रहा हूँ दिन भर इनको केजरीवाल की खबरें चलानी पड़ रही हैं। भले वो इस संजय सिंह की जमानत का इस एंगल पे चला रहे हैं वो कि लोगों की समझ में आ जाए कि संजय सिंह बीजेपी से मिल गए हैं, कि ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया, ईडी कंप्रोमाइज हो गई। मतलब वो एंगल करने पे कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि संजय सिंह अब खोलेंगे राज केजरीवाल के, उन्होंने ये भी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ दो टीवी तीन, इसमें आप ठीक कह रहे हैं, इसमें दो तीन तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है। एक तो यही है कि अब संजय सिंह केजरीवाल के राज खोलेंगे, एक ये है कि ईडी कंप्रोमाइज हो गई है, एक ये भी है कि ईडी ने संजय सिंह को छोड़ा है ताकि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में फूट पड़ जाए। हाँ, ये भी ये भी सब किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम पे चल रहा है ध्यान गोदी दिया था, मीडिया। उसके ऊपर बड़े लंबे लंबे पोस्ट लिखे जा रहे हैं एक्स पर और सब जगह पे कि किस तरीके से आप फूट पड़ने वाली है, सब में आपस में दुर्गेश पाठक और आपसी वगैरह में झगड़ा होने वाला है, ये इस तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। सौरभ भारद्वाज ने बहुत ही ठंडा कूली बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अरविंद, ये भी चलाया जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ये भी एक चलाया जा रहा है मामला। साफ तौर पे सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और भाजपा के पेट में जो दर्द हो रहा है अभी और जारी रहेगा। ये पार्टी भी मैं देखता हूँ कि कम्युनिस्टों के बाद ये पहली पार्टी है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है। और संजय सिंह का भी ऐलान आ गया है, मतलब हुआ संजय सिंह ने किया भी है, पहले ऐलान किया और फिर सीधे जेल से निकल के वो अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंच गया। मैसेज देने की कोशिश है कि भाई अरविंद ही बॉस है हम सबके। तो मैं देख रहा हूँ कि जो कम्युनिस्टों की पार्टी होती थी कैडर बेस, आम आदमी पार्टी के नेता भी बहुत आपस में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। वो और देखिए, संजय सिंह की पत्नी ने क्या वक्तव्य दिया है। संजय सिंह की पत्नी ने वक्तव्य दिया है कि बहुत खुशी है, मेरे पति छूट रहे हैं, लेकिन मेरे 3 भाई अभी जेल में हैं। 3 भाई जेल में हैं। तो ये देखिए, ये पार्टी जो है ना, ये एक अलग तरह की पार्टी है। ये कोई जाति धर्म इसकी पूंजी नहीं है इस पार्टी की। और इस पार्टी ने ये भी दिखाया है कि ये शहर के वोट भी ले सकती है और पंजाब में दिखाया है ये गांव के वोट भी ले सकती है। जैसे ही राजनीति में कहीं गैप होता है, अंतराल होता है, शून्य होता है, आम आदमी पार्टी उसको बड़ी तेजी के साथ भरती है। मैं तो अभय जी बड़ा हैरान कि मेरा भतीजा आया था, तो मैं पिछली बार जब बोर्ड पढ़ रहे थे तो इंजीनियरिंग करके आया, इंजीनियरिंग किया हुआ है वो, तो जब बोर्ड डाल के निकला तो मैं कहा बेटा पूछना नहीं चाहिए किसी से बोर्ड पे, लेकिन तब भी मैं यूथ की पसंद जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोर्ड किसको दिया, मैंने कहा पूछना नहीं चाहिए, मैं गलत मान रहा हूँ, नहीं तब भी मेरी क्यूरियोसिटी है जानने के लिए। तो बोला मैं आम आदमी पार्टी को देखकर आया हूँ। मैंने कहा तुमने आम आदमी पार्टी से जीत नहीं रही है? बोले नहीं, मुझे केजरीवाल है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बातचीत से, पढ़े लिखे हैं, IITian है,
और कम से कम यूथ को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। अभी मैं दिल्ली से लौट के आ रहा था, मेरे पड़ोस में एक बैठा हुआ था, वो एमबीए करके नौजवान था। मैंने उससे पूछा, बोला पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर तब भी कोई नेता बोला मुझे केजरीवाल अच्छे लगते हैं, पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल का वो आईआईटीएन होना, वो आईआरएस होना, नौकरी छोड़ देना और बड़े सामान्य तरीके से रहना, अब आम आदमी पार्टी भी कम नहीं है। वो आज मेरे पास कई सारे मैसेज आए हैं, उसमें 10 लाख का सूट बनाम केजरीवाल की ढीली-ढीली शर्ट। वो क्या बीजेपी इसलिए डर रही है कि केजरीवाल की पार्टी बीजेपी की पिच में भी जाके उनसे अच्छा खेल लेती है? देखिए, केजरीवाल को बीजेपी की पिच पे खेलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, केजरीवाल की पिच ही अलग है। वो बीजेपी को एक टेक्निकल यानी कार्यनीति और रणनीति के मैदान में बहुत ही करारा जवाब देते हैं, लेकिन उनकी अपनी पिच अलग है। उनका वेलफेयर मॉडल भी अलग है। मैं कभी चर्चा करेंगे हम लोग कि अरविंद केजरीवाल का वेलफेयर मॉडल क्या है, जिसकी वजह से दिल्ली में लगातार उनको वोट मिल रहे हैं पिछले 2 चुनावों से। और नरेंद्र मोदी का वेलफेयर मॉडल डिफरेंट किस्म का है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो दिल्ली के लोगों के दायरे में फिट भी नहीं होती। इसीलिए दिल्ली में भाजपा को जो उनका फिक्स वोट है उसके आगे वोट बढ़ता नहीं है उनका। तो इन्होंने एक अलग तरह की पिच बनाई है। और आप देखिए ना, कोई भी सिख नेता नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास, कोई सिख नेता है? भगवंत मान अब बड़े नेता हो गए। भगवंत मान तो केवल एक एमपी थे वहां पर। लेकिन पंजाब जिसमें सिखों का बहुमत है, वो अरविंद केजरीवाल ने जीत दिया। सिखों के वोट भी मिले। हिंदुओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया, हमेशा भाजपा को वोट देते थे। हिंदू व्यापारी सबने आम आदमी पार्टी को वोट दिए। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को छोड़ा गया भाजपा के फेवर में फतवा देने के लिए, अकाली दल के फेवर में फतवा देने के लिए, लेकिन उन लोगों ने भी नहीं दिया वो। किसी की कुछ नहीं चली। तो आम आदमी पार्टी जब जीतती है तो ऐतिहासिक रूप से जीतती है और सबका सुपड़ा साफ कर देती है। इस तरह की कोई पार्टी देश के इतिहास में कभी हुई नहीं। इतने ज्यादा वोट प्राप्त करती है वो, एक बार में इतनी ज्यादा सीटें प्राप्त करती है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव, पॉलिटिकल चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव बहुत मायनों में शायद अलग भी होंगे, तस्वीर अलग नजर भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी इतनी सारी बातें करने के लिए और बहुत मजेदार बातें करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी। आपने सुना, पूरी बातचीत सुनी और बताया अभय दुबे जी ने कि असल में भ्रष्टाचार का खेल क्या है, असल में भ्रष्टाचार का मतलब क्या है और क्या वास्तव में भाजपा अपने जाल में उलझ गई है। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।